बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान कामर एजाज। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं। अगर आपको भी कोई इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर अभी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है, 8234751718 पर आप कॉल कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरान। आज बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। अब रोज़ियों की वजह से, रमज़ान, ईद, काम की मसरूफियात, सारी वजह से मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हो गया था। माज़रत चाहता हूँ, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि हर वीक ये शो आपके लिए पेश किया करें। नाज़रीन, बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं। अपडेट्स मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, बहुत अपडेट्स हैं, लेकिन 5-6 भाई भी वेट कर रहे हैं। सो बगैर कोई टाइम ज़ाया किया देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, मैं अफगानिस्तान से हूँ जी जी। और मैं इधर आया हूँ 2009 में। बहुत ठीक है। मुश्किल से तुम्हारा कॉल मिल गया है, बहुत मुश्किल, बहुत ट्राई करता था अच्छा। और फाइनली आई एम आ, टॉकिंग टू आज तो फिर मुबारक दिन है ना, फिर के आपको लाइन मिल गई है। इट्स लकी बहुत डे। खुशी हुई कामरान भाई, कसम से मेरा बहुत लकी डे है। मैं आज कुछ अंडा भी दूंगा, कुछ कामरान भाई, एक जी बहुत बहुत शुक्रिया तुमसे बात करने के लिए। मैं एक बात बोलता हूँ कामरान भाई, मेरा उर्दू भी थोड़ा अच्छा नहीं है, कोशिश करता हूँ मैं उर्दू में बात करूँ। ठीक अगर है, कोई गलती हो जाए मेरे को बोलो। कोई बात नहीं है। उर्दू में बोल लें, इंग्लिश में, जैसे ही आपको अच्छा लगे। ठीक है। चलो कामरान भाई, मैं फ्यू क्वेश्चन तुमसे कर रहा हूँ। मैं कौन। अफगानिस्तान से हूँ और मैं इधर आया हूँ 2009 में। ठीक है। 15 इयर्स ओल्ड आया था इधर। राइट। और फिर मैं कामरान भाई, मेरा असालम रिफ्यूज हुआ था और कब। इन लोगों ने मेरे को 2012 में ठीक है। 2012 में मेरा असालम रिफ्यूज हुआ था और इन लोगों ने मेरे को टीनेजर वीज़ा दी है। जो मैं टीनेजर था ना, ठीक है। बोलते 18 साल का हो जी जाए जी बिल्कुल, जब 18 तो साल के इधर। हो जाएंगे वो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है। हाँ, फिर ये इन लोगों ने मेरे को ये वीज़ा दिया था और मेरा 2017 में 16 में मैं रिलेशनशिप पे आ गया। अभी मेरा इधर ब्रिटिश वाइफ है और दो बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। ठीक है। और 2012 में कामरान भाई मैं जेल चला गया था। ओहो, मैं कितने इधर साल। मैं जेल में था। मेरे को 2 साल हुआ था, 1 साल ठीक मैं है। जेल में था। ठीक है। फिर इन लोगों ने मेरे को डिपोटेशन ऑर्डर दिया था। उधर मेरा बच्चा बच्चा कोई वाइफ नहीं था, रिलेशनशिप में नहीं था, मैं अकेला था। ठीक है। ठीक है। अभी रिसेंटली कामरान भाई मैंने वो क्या बोलते हैं कि फैमिली राइट एप्लीकेशन में डाला था। फिर मेरा, क्योंकि मेरा इधर बच्चा है, बेटी, अभी मैं इधर जेन्युइन रिलेशनशिप में हूँ। ठीक है। और फिर ये होम ऑफिस लोगों ने मेरा केस रिफ्यूज किया था। फिर मैं ठीक कोर्ट है। चला गया था। ठीक है। कोर्ट में मेरा भी केस रिफ्यूज हुआ था। ये कब की बात है, कोर्ट फिर रिफ्यूज़ल की। ये जो मेरा बच्ची नहीं नहीं, कब कब हुआ है। 2000 2017 में, 2018, 2019, carry on till 2020, ओके। 2022। अभी हम, वे आर वी नाउ इन 2022, अभी क्या हो रहा है केस में। अभी मैंने कामरान भाई, मेरा जो फैमिली 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 राइट एप्लीकेशन नहीं था, वो हाई कोर्ट में चला गया, चलने वाला था ना। ठीक है। फिर फिर मैं हाई कोर्ट नहीं गया। फिर मैंने मोटरी सर्वरी केस डाल दिया। मोटरी सर्वरी मैंने वो केस डाल दिया था। फिर वो नहीं वो करना चाहिए मोटरी था। सर्व ठीक है। अभी आपका सवाल क्या है वो मेरे भाई। मेरा सवाल यह है कामरान भाई, इमिग्रेशन लोगों ने वो जो मोटरी सर्वरी केस मैंने जो डाला था ना, जी जी। मैंने वो भी डाला है और मेरा बच्चे की जो बैकग्राउंड मेरा भी है वो भी डाला है। ठीक है। दोनों इकट्ठे डाला है। अभी अभी मैं इमिग्रेशन लोगों ने मेरे को वो स्मॉल इंटरव्यू भी किया है और मेरे को एक क्वेश्चन है जो ठीक ड्यू है। नहीं है, वो क्वेश्चन है बोलते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। मेरे ख्याल में आप ये अब पूछ रहे हैं कि आपको अब क्या करना चाहिए। अब देखें, जब आपके ख़िलाफ़ कोई डेपोटेशन ऑर्डर होम ऑफिस इशू कर देती है, जो थ्रेश होता है वो बहुत ही हाई होता है। राइट, इफ़ यू लुक एट द लीडिंग केस HA इराक, आपको साबित करना होता है कि ख़ास वजूहात जिस बेस पर आपको आपकी फैमिली से
سیپریٹ نہیں کرنا چاہیے. اب ایک دفعہ آپ میرے خیال میں آپ گئے ہیں اپیل میں, آپ کا اپیل ڈسمس ہو گیا ہے, وہ 2017 کی بات تھی, آپ نے دوبارہ اپیل ڈالی, اس کے اوپر اپیل ڈالی, اور آپ نے مجھے بتایا کہ 2020 تک یہ چلتا رہا سلسلہ. اب آپ نے وہ ڈالا ہے ماڈرن سلیوری کا کیس, آپ کا وہ پہلا انٹرویو ہو گیا ہے اور اب دوسرا بھی ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے, اور آپ ڈیسیجن کا میرے خیال میں ویٹ کر رہے ہوں گے. آنیسٹلی اسپیکنگ, میں آپ کو ایڈوائز نہیں کروں گا کہ آپ ماڈرن سلیوری روٹ پر جائیں, کیونکہ اگر آپ کو یہ ویزا دے بھی دیتے ہیں انڈر ماڈرن سلیوری, وچ از ویری ویری ان لائکلی, وہ ہوگا ڈسکریشنری لیو, اور اس کو وہ بار بار ریویو کرتے رہیں گے. سو یہ بھی ہو سکتا ہے ایک دن بعد میں آپ کو وہ کہہ دیں کہ نہیں, اب آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے, یا اب آپ ٹھیک ہو گئے ہیں, آپ کا علاج ہو گیا ہے, ہم آپ کو ویزا نہیں دیتے. دا بیسٹ تھنگ ول بی کہ کسی اچھے سلسٹر کے پاس جا کے جو آپ کے پچھلے ریفیوزلس ہیں, اپیل ڈٹرمنیشنز, ایک سلسٹر کو دکھائیں, جو جو آبجیکشنز جج نے لگائی تھیں اس کو ایڈریس کریں, اس کو دور کریں, اور وہ جو تھریش ہولڈ ہے, جو ٹیسٹ ہے ان ڈیپورٹیشن کیسز, اس کو سیٹسفائی کریں. اف یو میٹ دیٹ ریکوائرمنٹ, ہوم آفس آپ کو ویزا دے دے گی. اگر ہوم آفس آپ کو ویزا نہیں دیتی اور دوبارہ آپ کا کیس اپیل میں جاتا ہے, یو ول ون. ابھی ہم نے الحمدللہ پچھلے سال کی بات ہے, ہم نے ایک بھائی کا کیس کیا, اس کو ہوئی تھی 1 سال کی سزا, رائٹ, فالس آئیڈینٹی, 1 سال کی سزا ہوئی تھی. اس کا 2 برٹش بچے تھے, وائف کے پاس ویزا نہیں تھا, اور ہم نے اپیل جیت لی. سو اس لیے میں دعوے کے ساتھ یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی آپ پوزیشن میں ہیں, مجھے پتہ ہے یہ مشکل ہے, بٹ ناٹ امپاسبل. ماڈرن سلیوری کا کیس ہے, اس کو چھوڑ دیں, یو ویسٹنگ یور ٹائم, گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ. جو آپ کی فیملی لائف ہے اس بیس پر آپ کیس یہ لڑیں, انشاءاللہ آپ کو ضرور ویزا ملے گا. کیونکہ ایک چیز آپ کے حق میں ہے, کیونکہ آپ کو سزا ہوئی ہے 5 6 7 سال پہلے, اس کے بعد میرے خیال میں آپ دوبارہ جیل تو نہیں گئے. سو آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ دیکھیں میں نے اپنی زندگی بدل لی ہے. 2017 میں جب میری اپیل ڈسمس ہوئی تھی, کافی ٹائم ہو گیا ہے, تھنگس ہیو چینجڈ, مجھے ویزے کی ضرورت ہے, مجھے میری فیملی کی ضرورت ہے, میری فیملی کو میری ضرورت ہے. سو یہ سب کچھ رکھ کے مجھے پوری امید ہے کہ ہوم آفس اینڈ دا اپیل آپ کو ویزا ایشو کر دے گی. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہیں. ہیلو, یو لائیو آن ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر, آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہم 10 سال کے روٹ پہ ہیں, تو 5 سال پورے ہو گئے ہیں, تو انڈیفینیٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے, تو ہمیں کون سا انگلش کا کورس کرنا پڑے گا؟ سوری, آپ 10 سال روٹ پر ہیں, ٹھیک ہے نا؟ جی جی, لیکن ہمارے 5 سال پورے ہو گئے ہیں, تو 5 سال بعد میرا خیال ہے ہم اس کے انڈیفینیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. کس بیس پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ میرا خیال ہے انہوں نے کوئی اسکیم نکالی تھی نا, جس پہ اگر آپ 5 سال پہ آپ اس پہ ریزیڈنس کارڈ ہے آپ کے پاس, تو آپ 5 سال بعد انڈیفینیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. نہیں نہیں نہیں, آپ پر یہ لاگو نہیں ہوتا. سو آپ 10 ایئر روٹ پر ہیں, آپ کے بچے برٹش ہیں؟ جی 2 بچے برٹش ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کو اپینڈکس ایف ایم کے تحت ویزا ایشو ہوا تھا, کریکٹ؟ جی جی بالکل 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 ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, میں دیتا ہوں آپ کے سوال کا جواب. بہت شکریہ آپ کے کال کا. دیکھیں ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ اگر ایز اے پیرنٹ آپ کو ویزا ملا ہے آپ کے بچوں کی بیس کے اوپر, آپ کے بچے برٹش ہیں یا ان کو 7 سال یہاں ہو گئے تھے, یو مسٹ کمپلیٹ 10 years in the UK. اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, unless husband and wife they are separated, اور جو وائف ہے اس کے پاس سیٹل سٹیٹس ہے یا برٹش سٹیٹس, اور جو بچہ ہے اس کو یہاں ہو گیا 7 سال یا وہ بچہ برٹش ہے, اینڈ پھر اس بیس پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں کہ دیکھیں میں اپنے بچے کے ساتھ نہیں رہتا لیکن میں کانٹیکٹ میں ہوں. اس بیس پر انڈر دا پیرنٹ روٹ یو کین اپلائی انڈر دا 5 year روٹ. سو انڈر پیرنٹ روٹ اس میں بھی ہوتے ہیں 5 year روٹ یا 10 year روٹ, اس بیس پر آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی وائف کے ساتھ رہ رہے ہیں, بچے کی پرورش کر رہے ہیں, یو مسٹ کمپلیٹ دا 10 years. امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر کی حال چال ہے, ٹھیک ٹھاک؟ جی شکر اللہ, تسی سناؤ ٹھیک ہو؟
الحمدللہ. اچھا سر ایک چھوٹا انفارمیشن چاہیے تھی. میرا خیال ہے تو پہلے بھی گل ہو چکی سی. میرا کزن گیا سی اتھوں اوور سٹے ہو کے فرانس بریگزٹ تو پہلے اپنی برٹش وائف دے نال تے اوتھے رہندے پے نے تے انہوں اوتھے ریزیڈنس پرمٹ ملی ہے تے او نے سبجیکٹ ایکسس ریکویسٹ کڈوائی سی اتھوں نا تے وزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہ رہا تے اورے تے بین شین تے انہاں کوئی نہیں لایا لیکن انہوں کسے پیج دے انہیں ابسکونڈر ڈکلیئر کیتا سی کوئی وہ سائننگ واسطے لیٹر بھیج دے سن لیکن وہ یو کے دے وچ ہے کوئی نہیں سی. پھر انہیں اتھوں اپنا ٹیکسی بیج واسطے اپلائی کیتا تے وہ تانوں پتہ ہے کہ 10 سال دا ریکارڈ منگدے نے تے انہیں یو کے تو اپنا کڈوایا سی ریکارڈ پولیس کولوں تے انہوں نے کرمینل کوئی ریکارڈ نہیں تے انہوں نے اتھے انہوں بھیج دیتا سی تے اورے وچوں انہوں نے مینشن کیتا ہے کہ یہ بندہ اتوں چلا ہی ہے لیکن سانوں نہیں پتا کس ڈیٹ تو گیا تے اسی اینو اپنے سسٹم تو نا خارج کر رہے ہیں. تو کوشچن ہے کہ یہو جی گراؤنڈ تے صرف وزٹ ویزے واسطے آنا چاہ رہا ہے اور کوئی پرپز نہیں آ تے کوئی پاسبلٹی ہے. انہیں ایک وکیل نے بھی انہوں کہا سی کہ اگر تو اورے وچ نہیں لکھ دے اگر تو اپلائی کیتا تو تیرے تے بین لا دیں گے. تے ہن تسی دس سکدے ہو کہ ایسا پاسبل ہے بین لگ سکدا ہے. مینوں ایک گل دسو وزٹ ویزا تے اپلائی کر سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن مقصد اتنے آن دا کی ہے اتنے سیر کرنا چاہتا ہے یا اکثر دی وائف اتنے ہے دی فیملی اتنے ہے اس بیس تے بعد اپنا سٹیٹس ریگولائز کرنا چاہتا ہے؟ نہیں کچھ نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ انہوں پرماننٹ ریزیڈنس نیکسٹ ایئر مل جانا ہے پھر وہ پاسپورٹ ٹھیک ہے. سو ویسے ہی آنا چاہتا ہے سیر راستے ٹھیک ہے نا. ہاں یعنی کہ جو فیملی کوئی اس سے 100 ابھی نبی ہو جاتی ہے تمہیں پتہ ہے. ٹھیک ہے میں دینا پلیز ٹھیک ہے میں دینا تھوڑے سوال کا جواب. بہت شکریہ تھوڑے کول دا. دیکھیے آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے جو کزن ہیں وہ رہ رہے ہیں فرانس میں, پہلے یہاں یو کے میں تھے, وہ یہاں سے یو کے جا کے وہ فرانس میں سیٹل ہو گئے ہیں, لیکن میرے خیال میں اتھارٹیز کو نوٹیفائی نہیں کیا, لیکن ہوم آفس کے ریکارڈز میں یہ آیا ہے کہ یہ بندہ ابسکونڈر ہے, مطلب کہ ہوم آفس کے ساتھ ان ٹچ نہیں تھا. اب وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں فرانس سے فار اے وزٹ ویزا. اب میں نے آپ سے ایک سوال یہ پوچھا تھا کہ مقصد یہاں وزٹ کا کیا ہے, اور میں نے اس لیے یہ پوچھا تھا کہ اگر یہ تو آپ کے کزن یہاں رہنا چاہتے تھے اور ان کی وائف یہاں برٹش ہے, پھر تو میں آپ کو یہ مشورہ دیتا کہ وائف آپ کے کزن کو پارٹنر روٹ پر اسپانسر کر لیتی اسپاؤس ویزے پر, اور چاہے وہ ابسکونڈر تھا چاہے وہ یہاں انلیگل رہا بھی ہے, ہوم آفس اس کو ویزا ایشو کر دیتی. لیکن آپ نے مجھے بتایا کہ جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہاں سیر کرنے کا. اب اس صورتحال میں میں آپ کو یہی ایڈوائس کروں گا کہ بیسٹ چیز یہ ہوگی کہ آپ کا کزن کلیئرلی ہوم آفس کو بتا دے کہ میں یہاں یو کے میں تھا ان اپلیکیشن فارم فرام دس ڈیٹ ٹو دس ڈیٹ, میں فلاں تاریخ کو میں نے یو کے چھوڑ دیا, میں فرانس چلا گیا, وہاں رہ رہا ہوں, اور اب میں وزٹ ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں. سو جسٹ ڈکلیئر دیٹ, اور اگر وہ ریفیوز کرتے بھی ہیں اس کے اوپر کوئی 10 سال کا بین نہیں ہوگا. سو اگین rather be safe than sorry, honest from the outset. آپ اس چیز کو ڈکلیئر کر دیں, بیسٹ چیز یہی ہوگی. بہت شکریہ آپ کے کال کا. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کامران بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے جی میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہے؟ بس اللہ پاک کا شکر ہے. اچھا 2 کوشچن تھے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جی پوچھیں. اچھا میں نے اسائلم اسکریننگ انٹرویو کیا تھا سپٹمبر 2020 میں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد ابھی تک سیلف انٹرویو کے لیے انتظار کر رہا ہوں. تو لاسٹ ایئر میرے سولیسٹر نے ان کو پیپ لکھا تھا جولائی میں, ٹھیک ہے, ہمیں جو ہے نا وہ سیلف انٹرویو کی آپ ڈیٹ دیں, جس کا ریپلائی انہوں نے ود ان 14 days کیا کہ ہم اگر آپ کو جنوری 2023 تک سیلف انٹرویو ڈیٹ نہیں دیتے تو آپ ہمیں دوبارہ لکھیں. ٹھیک ہے, پھر لکھا آپ نے؟ جی دوبارہ لکھا, کیونکہ ڈیٹ انہوں نے کوئی نہیں دی. جی اب جب دوبارہ پیپ لکھا تو پھر اس کا رسپانس آیا کہ جی ہم آپ کو کوئی بھی ڈیٹ ابھی تک نہیں دے سکتے ڈیو ٹو کہ ہوم آفس کے کوئی اپنے سرکمسٹانسز ہیں تو جس کی وجہ سے وہ کوئی اور کیسز کے اوپر بیزی ہیں. تو ہم آپ کو اگر 31 دسمبر 2023 تک ڈیسیژن دے دیں گے. رائٹ. ہاں لیکن جب میری سولیسیٹر سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ ہاؤ کم دے گیو دا ڈیسیژن بیکاز وداؤٹ ہیونگ دی سیلف انٹرویو دے کانٹ گیو دا ڈیسیژن. تو یہ کنفیوژن
आपसे पूछना चाह रहा हूँ नहीं, कि क्या इसमें किया जाए। कन्फ्यूजन तो है, लेकिन यहाँ फिर आपके सोलिसिटर को ये क्लैरिफाई करना चाहिए था ना, दोबारा लिख के होम ऑफिस को, होल्ड ऑन, यू सेंट दिस लेटर, you've stated in your letter we're going to make a decision, but he's not even had his substantive interview yet, so how will you be in a position to make a decision by the 31st of December? Please provide an undertaking that his interview will be conducted before 31st December and he will receive a decision by then. राइट, वेरी सिंपल. ये तो आपको कॉल करने की ज़रूरत भी नहीं थी, सोलिसिटर को विद इन 30 सेकंड्स ये सोल्यूशन आपको देनी चाहिए थी. ठीक है ना. ऑल द बेस्ट. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा एक अच्छे सोलिसिटर के पास जाके अच्छी एडवाइस लिया करें. कि अब जो मैंने अभी इस भाई को बताया है विद इन 10 सेकंड्स, आप हैरान हो जाएंगे जब आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं या किसी प्रोफेशनल के पास जिसको इतना पता नहीं होता, वो 1 माह 2 माह 6 माह लगा देते हैं इस तरह के लेटर को लिखने में. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. आप होम ऑफिस से रब्ता करें. उम्मीद है कि आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा. होम ऑफिस आपके केस पर डिसीजन बहुत जल्द करेगी, आपका इंटरव्यू कर देगी, और उम्मीद है कि आपके पास बहुत जल्द गुड न्यूज़ होगी. थैंक यू मच फॉर कॉलिंग. नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कामरान भाई कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह. कमर भाई आप ठीक है? अच्छा, अल्लाह का शुक्र. कामरान भाई, मैं नाम आमिर है मेरा, और मैं यूरोपियन नेशनल हूँ, और मैं यूके में 2018 तक रह के गया हूँ. तो उसके बाद मैं किसी वजह से सेटल स्टेटस या प्री सेटल स्टेटस में अप्लाई नहीं कर सका. ठीक है. तो लास्ट ईयर मैंने यूके आके तो किसी लॉयर के या किसी के थ्रू मैंने सेटल स्टेटस अप्लाई किया था. तो उसमें ना कोई 1-2 डॉक्यूमेंट ऐसे लग गए थे कि जो एक्सेप्टेबल नहीं थे. मसलन मेरी बात समझ गए होंगे. मसलन कि वो कोई इनके उन्होंने प्रूफ दिया था मैंने, तो वो उन्होंने कहा नहीं जी ये ठीक नहीं है जो आप दे रहे हैं. किस तरह का प्रूफ दिया था? एक वो बिल था. ठीक है. तो उस पे मेरा नाम ऐड था, तो वो कह रहे नहीं ये तुम्हारा बिल नहीं है, तुम्हारे नाम के है ही नहीं, हमने प्रूफ किया चेक किया, ये तुम्हारा है ही नहीं है बिल. ये फिर आपने एडिट करवा के तो नहीं सबमिट किए थे? ये आई थिंक ऐसा ही किसी ने करके दिया था ऐसे ना मुझे. ये मैं आपको सॉरी एक बात मैं आपकी काट रहा हूँ, सॉरी 1 सेकंड के लिए. ये एक बहुत बड़ी बीमारी है हमारे कम्युनिटी में कि आजकल सोलिसिटर्स ना इंकरेज करते हैं कि यार हमें केस दे, हम आपके लिए ये डॉक्यूमेंट्स बना देंगे, एंड दे सबमिट इट. एंड अब आपके साथ ये हो गया. बट कैरी ऑन. यस, उसके बाद क्या हुआ? जी, तो फिर ना जब मैंने अप्लाई किया, तो फर्स्ट जब मैंने लास्ट ईयर अप्लाई किया, तो आई थिंक 5 या 6 महीने के बाद होम ऑफिस का मुझे ऐसे आया ईमेल आई कि ये जो आपको डॉक्यूमेंट है ये ठीक नहीं है, तो आप हमें ना इसका एक्सप्लेन करें क्या है ना इसके अंदर, क्यों है ये, क्या है ऐसे. तो जिस बंदे के थ्रू मैंने किया था तो वो कहता नहीं रहने दो, इसको छोड़ दो, तो हम ना कोई और प्रूफ दे देते हैं उन्हें. वो दिया. तो फिर 6 महीने के बाद उनका ये लास्ट 2 वीक्स पहले मुझे उनका लेटर आया, नहीं जी हम आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज कर रहे हैं, तो हम सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि आपने हमें वो एक्सप्लेन करके बताया नहीं है आपने कि क्या था ये, क्या होगा इसके अंदर क्या है. तो अब बताएं कि मैं क्या करूं, मैं दोबारा अप्लाई करूं या अपील में जाऊं या दोबारा सेटल मिल सकता है? लेट्स गेट अ फ्यू थिंग्स क्लियर. आप यहाँ कब रह रहे थे यहाँ यूके में? फ्रॉम व्हिच पीरियड? 2018 तक रहा हूं. एंटर कब हुए थे? लेजिटिमेटली कब एंटर हुए थे? कब रह रहे थे यहाँ? सो फ्रॉम 2015 टू 18, 12 टू 16, क्या पीरियड था? नहीं, मैं 2015 में रहा हूँ. 2015 से 18 तक रहा हूँ. तो फिर उसके दरमियान 1-2 दफा आया गया भी हूँ मैं 2019 में ना. अब देखे ना, अफसोस की ये बात है, मैं आपको मजे वाली बात बताऊं कि अगर आप आते जाते गए हैं और कंटिन्यूसली नहीं रह रहे थे, आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी. क्योंकि अगर आप रूल्स पढ़ते और आपका सोलिसिटर ये पढ़ता कि वहाँ कोविड की वजह से उन्होंने कहा था कि अगर आप साल से ज़्यादा भी रहते हैं, वी विल डिस्काउंट दैट पीरियड. और अगर 2 दफ़ा आप 1.5 साल भी यहाँ रहते हैं ज़्यादा आउटसाइड द यूके कोई ख़ास वजह से, वी विल आल्सो डिस्काउंट दैट पीरियड. बट इट्स अनफॉर्चुनेट. जी बोल रहे हैं. सॉरी बट कैरी ऑन. जी क्योंकि मुझे ना स्टार्ट में जब कोविड आया, मुझे कोविड भी हो गया था. फिर कुछ रीजन थी कि मैं वाइफ के बगैर फ्लाई भी नहीं था यहाँ से कर सकता. यानी मैं आउट ऑफ यूके था, तो रीजन थी ऐसी कि वो बस डॉक्टर ने कहा था कि मेरा उनके पास होना जरूरी है.
ٹھیک ہے، میں دیتا ہوں آپ کے سوال کا تو میں نے یہ بات اس جی ٹھیک ہے، میں دیتا ہوں آپ کے سوال کا. دیکھیں آپ نے مجھے بتا دیا کہ کووڈ تھا، یہ وجہ تھی، بٹ اب میں کیا کہوں، آپ کو وہ ڈاکیومنٹس نہیں لگانے چاہیے تھے نا. اب آپ نے دیکھا، آپ نے ساری ہسٹری خراب کر دی ہے. اگر گائیڈنس کو فالو کیا جاتا، ریپرزنٹیشن صحیح طرح کیے جاتے، آپ کو بڑے آرام کے ساتھ اسٹیٹس مل جاتا. اسٹیٹس چاہے نہ بھی ملتا، آپ کو پری سیٹل مل جاتا اور بعد میں آپ سیٹل اسٹیٹس لے لیتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے خیال میں آپ ابھی یورپ میں ہیں، آپ یو کے میں نہیں رہتے. اب آپ کو پری سیٹل اسٹیٹس بھی ملنا کافی مشکل ہوگا. اگر آپ اپیل میں جاتے ہیں، انفارچونیٹلی جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگی آپ کے اپیل میں وہ یہی ہوگا کہ آپ نے یہ ڈاکیومنٹس کیوں لگائے. آپ نے ابھی تک یہ ایکسپریشن نہیں دیا. اٹس ناٹ اے پلوزیبل ایکسپلینیشن. آئی ڈونٹ بلیو یو آر لیونگ ہیئر فرام دس پیریڈ. دیر از بین اے بریک ان یور ریزیڈنس اینڈ آئی ایم ڈسمسنگ یور اپیل. اب آپ اپنے سلسٹر کے ساتھ بات کریں جس کو آپ نے 2 دفعہ انسٹرکٹ کیا ہے کہ نہیں میرا اپلیکیشن کر دیں کہ یار ہم یہ جو فیک ڈاکیومنٹس آپ نے میرے لیے بنائے تھے، ہاؤ ڈو وی ایڈریس دس. اینڈ اٹس انفارچونیٹ. میں اکثر دیکھتا ہوں ہمارے پروفیشن میں بہت زیادہ اس طرح کے ہیں پروفیشنلز کہ جو فیک ڈاکیومنٹس لگا کے کلائنٹس کے اپلیکیشنس کرتے ہیں، 10,000 پاؤنڈ 20,000 پاؤنڈ ان سے لیتے ہیں اینڈ ان کی زندگیاں خراب کرتے ہیں. اٹس ویری سیڈ. اب آپ نے آج لائیو یہ دیکھا ہے کہ یہ جو بھائی ہیں ہمارے اب یہ پھنس گئے ہیں. اگر لیجیٹمیٹلی یہ کیس پریزنٹ کیا جاتا ہوم آفس کو، ان کو آرام کے ساتھ ویزا مل جاتا. بٹ اب یہ جو فورج ڈاکیومنٹس لگے ہیں، یو نو دیر از نو ہوپ انفارچونیٹلی. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہیں. ہیلو یو لائف آن ہے. السلام علیکم کامران بھائی. وعلیکم السلام. کامران بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی وعلیکم السلام. گل صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ بس شکر ہے الحمدللہ. کامران صاحب میں پاکستان سے ہوں. جی. اور میں اس ملک میں آیا ہوں 2010 کو اپنی وائف کے ساتھ. ٹھیک ہے. اپنی وائف کے ساتھ آیا تو میں 2011 میں نے اسائلم کیس کیا. اور اسائلم کیس کے بعد میرا اراؤنڈ 1 منتھ کیس چلا اور اس کے بعد میں چھپ گیا. ٹھیک ہے. چھپ گیا اور پھر 5 سال تک میں وائف کے ساتھ تھا. 4 سال وائف کے ساتھ تھا. پھر وائف کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی. لڑائی ہو کے پھر میری وائف مجھ سے الگ ہو کے اس نے اسائلم کیس دوبارہ کر لیا. ٹھیک ہے. تو اس پہ اس کو ویزا مل گیا، ریفیوجی ویزا مل گیا. ٹھیک ہے. پھر بیچ میں اس کے ساتھ 2 سال بعد دوبارہ جوائنڈ ہو گیا. میں نے دوبارہ اس کے ساتھ کیس ڈالا ہیومن رائٹس پہ. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ پھر ان لوگوں نے مجھے مان لیا کہ آپ کی جو ہو لڑائی جھگڑے ہوئے تھے سب ہوئے تھے وہ ہم مانتے ہیں، لیکن آپ پاکستان واپس جا سکتے ہو، آپ کو خطرہ نہیں ہے، آپ اپنی بیوی کو بھی لے جاؤ. تو وہ کیس میرا چلا، وہ کورٹ پہ بھی گیا، سب کچھ ہوا. میری بیوی کو بھی لیٹر آیا کہ آپ واپس اپنے شوہر کے ساتھ چلے جائیں. پھر اس کے بعد اس کے 5 سال پورے ہوئے ریفیوجی کے. تو ہم لوگوں نے انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کی تو میری وائف کو انڈیفینٹ مل گیا. انڈیفینٹ کے بعد پھر 1 سال میں نے ویٹ کیا. اس کے بعد برٹش پاسپورٹ آ گیا. ٹھیک ہے. تو ابھی میں اس کے ساتھ دوبارہ اپلائی کر سکتا ہوں؟ ان کنٹری یا آؤٹ کنٹری؟ اس کنٹری میں آپ کی ایج کتنی ہے؟ میں 41. آپ کی جو وائف ہے ان کی کیا ایج ہے اپروکسیمیٹلی؟ وہ 40 تک ہوگی. ٹھیک ہے. وہ کام کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ نہیں، وہ یونیورسل کریڈٹ پہ. ٹھیک ہے. بچے ہیں آپ کے پاس؟ نہیں، بچے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے آپ کا پیپر ورک نہیں دیکھا، لیکن جو آپ مجھے بتا رہے ہیں پاسبلٹی ہے کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں ان کنٹری. بٹ اور میں اس چیز کو سٹریس کرنا چاہتا ہوں کہ جو پچھلا ریفیوزل ہے جو اس میں ہوم آفس نے آبجیکشن لگائی ہیں اس کو دور کرنی ہوں گی. اگر وہ دور نہیں کریں گے آپ، رزلٹ وہی آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا. نمبر 1 یہ تو میری وائف کو تو برٹش مل گیا نا. چاہے وہ برٹش مل گیا ہے، جب آپ اپلائی کرتے ہیں نا برٹش
स्पाउस या ब्रिटिश पार्टनर बेस के ऊपर होम ऑफिस एक ही ऑब्जेक्शन लगाती है, वो है इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स। कोई ऐसे ख़ास वजूहत नहीं है आपके केस में कि आप वापस नहीं जा सकते और एंट्री क्लेंस नहीं ले सकते। आपने ये पढ़ा होगा शायद अपने पिछले रिफ्यूज़ल में कि वापस जाएं एंट्री क्लेंस में, ठीक है ना? जी हाँ। उसको आपने उस पॉइंट को आपने ना एड्रेस करना होता है। अगर उस चीज़ को आप एड्रेस कर सकते हैं, सही तरह टैकल कर सकते हैं, फिर तो होम ऑफिस आपको वीज़ा दे देगी। अगर नहीं, अगेन फिर आपको वही रिजल्ट मिलेगा, वो होम ऑफिस कहेगी नहीं हम आपको वीज़ा नहीं देते। मेरी आपसे यही एडवाइस होगी कि फौरी तौर पर अपना पिछला रिफ्यूज़ल लेके किसी अच्छे से सिस्टर पास जाके एडवाइस ले लें, और वो फिर आपको बता सकता है कि किस तरह इस केस को टैकल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। ओके जी। नाज़रीन याद रखें कि जब भी आपके केस में कोई रिफ्यूज़ल आता है और दोबारा आप अप्लाई करते हैं, जो पिछला रिफ्यूज़ल होता है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं वो हुआ ही नहीं है मेरे केस में, हम बस दोबारा अप्लाई करेंगे और होम ऑफिस हमारे ऊपर तर्स कर देगी और हमें वीज़ा इशू कर देगी। नो, इट डज़ नॉट हैपन लाइक दैट। आपको जो पिछला रिफ्यूज़ल होता है, जो पॉइंट्स होम ऑफिस उसमें रेज करती है, आपने उनको दूर करने होते हैं। वो जो शिकायत होती है होम ऑफिस की तरफ से, आपने उसको दूर करना होता है और फिर ही जाके होम ऑफिस आपको वीज़ा देती है। सो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जितने ही आपके पास रिफ्यूज़ल्स हैं अपने सॉलिसिटर के पास जाके उसको दिखाएं और फिर ही फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट किया करें। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हबीब गिल कर रहे हैं न्यूपोर्ट सर जी वालेकुम सलाम। तुसी हुण फोन किया जब पिछला कॉलर सी, अगर तुसी सुन रहे सो देख रहे सो, मैं क्या गिल साहब, मैंने सोचा कि तुसी सो, लेकिन थोड़ा ना लिया। तुसी देखो अगले कॉलर तुसी ही हो। बड़ी लंबी जिंदगी है ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਸਰ ਖਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਗਿਆ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਮਾਵਿੰਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਲੈਟਰ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆ ਗਿਆ ਸਨ, ਮੈਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਪਰਸੋਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਤੇ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਹੀਅਰਿੰਗ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਮਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਤਲਬ ਇਨਕਰੀਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 2018 ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਔਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮਨ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ ਹੈ ਕਾਰਡਿਫ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਔਰ ਮਿਠਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਵਾਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਾਬ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋਏਗੀ इंशाल्लाह गिल साहब। ठीक है, तुसी ध्यान रखो अपना, दुआ याद रखना तुसी भी। ऑल द बेस्ट, अस्सलाम वालेकुम। ये थे हमारे गिल साहब। जब मैंने ये शोज़ शुरू किए थे इमिग्रेशन विद कामरान इन 2019, ये उस टाइम से मुझे कॉल कर रहे हैं, उस टाइम से ये मुझे पूछ रहे हैं कि मैं अपने केस में क्या करूँ, मशवरा लेते रहते हैं। और आपने भी अक्सर देखा होगा कि मैं इनका नाम लेता होता हूँ और ये मुझे कॉल करते हैं, पंजाबी में हम बात करते हैं, और जैसे ही साल गुजरे हैं आहिस्ता आहिस्ता इनको आज वीज़ा मिल ही गया, तकरीबन मिलने वाला है। बायोमेट्रिक्स इनके हो गए, होम ऑफिस ने डिसीजन को विड्रॉ कर दिया है, और आपने अभी खुद सुना है कि ये मेरी बातों पर, मेरे एडवाइस पर ये अमल करते रहे हैं, और आज बहुत जल्द इनको वीज़ा मिलने वाला है। थैंक यू सो मच गिल साहब, आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का, एंड कीप वॉचिंग। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कामरान भाई कैसे हैं? ठीक हैं जी, मैं ठीक ठाक हूँ, आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है सर। सबसे पहले तो माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, थैंक यू सो मच। देखते हैं, लेकिन आपको मिस कर रहे थे 3-4 वीक से आपका प्रोग्राम। देखें ना, आपने मिस किया, हम हाजिर हो गए आपके लिए, देखें ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर जी मैं असाइलम सीकर हूँ जी जी, और मुझे परमिशन मिली है काम की, तकरीबन 6-7 मंथ हो गए। मैं जॉब कर रहा हूँ, केयर जॉब की। माशाल्लाह, ठीक है, अच्छी बात है। तो जी जी, सर जी ये पूछना था कि मैं मतलब वीज़ा स्विच कर सकता हूँ या नहीं, क्योंकि स्टूडेंट को तो कर देते हैं, लेकिन असाइलम आप यूके कब एंटर हुए थे ये बताएं?
मैं सर जी तकरीबन वैसे तो 2010 में आया था। ठीक है, और फिर यहाँ से फिर मैं चला गया, यहाँ से फ्रांस चला गया था, फिर अभी तकरीबन 2 साल हो गए वापस आए हैं। जब 2 साल पहले आप वापस आए हैं, किस बेस पर आए हैं? लारी के थ्रू आए हैं या आप वीज़ा लेके आए हैं? ये बोट में जी लॉरी में, बोट में, लारी में, बोट में। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अनफॉर्चुनेटली आप नहीं अप्लाई कर सकते स्किल्ड वर्कर के लिए, क्योंकि वर्क परमिशन तो आपके पास है लेकिन आपके पास स्टेटस नहीं है। अगर आपके पास स्टेटस होता आप ज़रूर अप्लाई कर सकते थे। जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उनके पास स्टेटस हो, जब वो असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं फिर वो स्विच कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टेटस नहीं होता फिर आप स्विच नहीं कर सकते। सो अनफॉर्चुनेटली आप नहीं स्विच कर सकते। बेस्ट चीज़ यही होगी कि आप अपने सॉलिसिटर को रिक्वेस्ट करें कि होम ऑफिस को लेटर लिखे कि आपका केस वो जल्दी प्रोसेस करें, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि होम ऑफिस आपको असाइलम ग्रांट कर देगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, एक और कॉलर लाइन पर है, देखते हैं हमारे अगला कॉल कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कमरान भाई, क्या हाल चाल है? ठीक हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का मेरे भाई। आपका शो सुन के देख के बड़ी खुशी हो रही है, काफ़ी अरसे बाद आप आए हैं लाइव। हाँ, 7-8 हफ्ते बाद मैं आया हूँ, क्योंकि वो रमज़ान थी, ईद आ गया जी जी, और फिर थोड़ी सी काम की मसरूफियात की वजह से। बट थैंक यू जी। बिल्कुल सही है, आपका शो बड़ा अच्छा होता है माशाल्लाह से, आप बड़ी ऑनेस्ट एडवाइस देते हैं। नहीं होना तो यही चाहिए ना। देखें, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, और जी जी देखें जब मैं यहाँ लाइव आता हूँ ना, एक तो आप देखें हम जी मुसलमान हैं, दूसरा हम जी पाकिस्तानी हैं, माशाल्लाह, और पूरी दुनिया ये देख अल्हम्दुलिल्लाह। रही है। अगर मैं यहाँ झूठ बोलूँगा आपको, लोग क्या बोलेंगे फिर कि यार ये किस तरह की कौम है। जी बिल्कुल ठीक बात की आपने, माशाल्लाह प्यारी यू नो, बात की है। सो दैट्स इट। जी बताएं मेरे भाई, तो क्या खिदमत कर सकते मेरा कमरान भी एक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, बट वो उसको कंबाइन करके एक क्वेश्चन बनाता हूँ। हैं? जी जी मैं कमरान भी तकरीबन 13 साल से इधर हूँ और 2.5 साल से मेरा असाइलम पेंडिंग है, सिर्फ ठीक स्क्रीनिंग हुई है, बड़े इंटरव्यू का वेट कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने रिलीजियसली शादी की थी लड़की के साथ जिसके पास स्किल्ड वर्कर वीज़ा है 5 साल का, ठीक है। और उसके साथ हम साथ ही रह रहे हैं, शादी रजिस्टर नहीं कराई अभी तक, कौंसल मैरिज नहीं की। और तीसरी चीज़, मैं साथ में थोड़ा सा, मुझे वो मेंटल हेल्थ इशू भी है, मैं वो जीपी से और ऐसे कुछ मेडिसिन वगैरह भी लेता हूँ। राइट। तो वो, और असाइलम का केस मेरा एक्टिव है, पेंडिंग है, अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ बड़ा। तो कोई चांस बन सकता है कि मैं अपनी वाइफ का डिपेंडेंट हो जाऊँ, या मैं अगर मेडिकल ग्राउंड पे जाता हूँ तो मेरा असाइलम भी साथ पेंडिंग रहे जब तक कोई डिसीजन नहीं होता? कुछ इस ठीक है, तरह से कुछ चांस बन सकता है? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर देखें, अगर आप अप्लाई करेंगे ना ऑन द बेसिस कि आपके पास एक पार्टनर है जिसके पास वीज़ा है, जो एक रूट है टू सेटलमेंट स्किल्ड वर्कर, अगर आप देखें आप पार्टनर रूट पर अप्लाई करेंगे, उसमें कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं है जहाँ किसी के पास हो स्किल्ड वर्कर वीज़ा और उस बेस पर आप अप्लाई कर सकें और अपना स्टेटस रेगुलराइज कर सकें। अब यहाँ अगर आप अप्लाई करते हैं, होम ऑफिस आपको वीज़ा अगर देती भी है या कंसिडर करती है आपके एप्लीकेशन को, वो होगी आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स। फिर आपको ऐसे ख़ास वजूहत दिखाने होंगे कि जिस बेस पर आपको वीज़ा देना चाहिए यहाँ इन कंट्री, चाहे आपके पास स्टेटस नहीं है। एंड ये इतना आसान काम नहीं है। और फिर यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि होम ऑफिस की जो फ़ीस है, आपको भी पता है, मुझे भी 2600 पाउंड्स, अगर रिफ्यूज़ हो जाता है आपके पैसे ज़ाया जाते हैं, सोलिसिटर्स की फ़ीस होती हैं। सो अब यहाँ जो सवाल आपने मुझे पूछा है, आपको क्या करना चाहिए, असाइलम क्लेम को परस्यू करना चाहिए या पार्टनर बेस के ऊपर, इसमें कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। एक हद तक मैं कहूँगा कि आप अपने असाइलम क्लेम को परस्यू करें, क्योंकि आपने इतना अरसा वेट किया है। अब बहुत जल्द आपका इंटरव्यू भी कर लेंगे और बहुत जल्द आपको फ़ैसला भी दे देंगे। बट यहाँ ये भी एक सवाल उठता है कि आपने किस बेस पर अप्लाई किया, उस असाइलम केस के क्या ग्राउंड्स हैं, क्या स्टोरी आपने होम ऑफिस को बताई है कि मैं किस वजह से मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता, क्यों मुझे जहाँ को ख़तरा है। अगर उसमें कोई बुनियाद नहीं बनती, फिर तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना उस असाइलम क्लेम को परस्यू करने में। फिर तो शायद बेहतर हो कि आप मेंटल हेल्थ बेस पर अपना एप्लीकेशन डालें या पार्टनर बेस के ऊपर डालें और देखें उसमें क्या बात बनती है। सो अगेन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं। बेस्ट चीज़ ये होगी अगर आप अपने किसी करीबी सोलिसिटर के पास जाके
डिस्कस कर लें, वो आपको फिर बता सकता है आपको क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो कमरान भाई। जी 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 मैं मतलब यहीं से बोल रहा हूँ, लंदन से। जी जी बोलें। जी मुझे अपना फ्रेंड है मेरा, वो टूरिस्ट वीज़ा पे आया था। ठीक है जी, तो उसकी वाइफ आई थी उसके साथ। ठीक हो गया। जी मुझे ये पूछना है कि क्योंकि उसको ना इंडिया में मतलब खतरा है, क्यों उसके ऊपर कई बार फायरिंग हुई है, अच्छा तो वो असylum ले सकता है यहाँ पे? ठीक है क्योंकि जो दूसरी पार्टी है वो मतलब वहाँ पे जैसे हरियाणा से है, तो वो जाट बिलोंग करते हैं। दूसरी जो कास्ट होती है जाट, बड़ी ऊंची कास्ट होती है वहाँ पे जट। इंडिया में। जी जी हाँ जी जट, हाँ जी। हाँ तो जी और वो जो मेरा फ्रेंड है वो है नाई जाति से, मतलब नीची जाति से। अच्छा तो हाँ, तो उसका काम था बहुत अच्छा, तो वो काम कर रहा था अपना, तो उसको मतलब उनसे देखा नहीं गया अभी ये क्यों आगे बढ़ रहा है नीची जात वाला। ठीक है, और वो इतना आगे बढ़ गया तो कि वो यूके आ गया, देखे ना। नहीं मैं बताता हूँ, वो यूके आ गया, मतलब यूके आया तो वो इसलिए ताकि उसको ना उन्होंने फायरिंग की तो उसका जीना हराम कर रखा था, कभी उस पे मतलब हमले करवा देते ठीक है उसकी वाइफ के ऊपर, और उसके ऊपर रात को 2 बजे घर के अंदर घुस के मतलब फायरिंग जी जी मैं करवा समझ दी गया, उसने तंग करते थे उसको। ठीक है हाँ मतलब तंग कर रहे थे, और मतलब कि गालियां देते थे जाति सूची को बहुत ज्यादा। अच्छा मुझे तो अब ये मैं बात ये बताएं मेरे भाई, जो आपका ये फ्रेंड है, जी जी इसने अभी जी कोई जी केस डाला है जब से ये यहाँ यूके आया, या वैसे ही बैठा हुआ है? नहीं 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 नहीं, इसको कुछ नहीं पता था, तो ये सिर्फ मुझसे पूछ रहा था, तो मैं आपका चैनल देखता हूँ, तो मैंने इसलिए आपको कॉल लगाई कि वो असylum कर सकता है। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी हाँ, वो बिल्कुल अभी असाइलम कर सकता है। उसको असाइलम का क्लेम अगर वो करना चाहता है, उसके जान को अक्सर ख़तरा है और वो प्रूव कर सकता है, उसको सबमिट करना चाहिए। असाइलम क्लेम करना चाहिए। जो नया बिल जो आने वाला है कि जो कोई बंदा 7 मार्च से असाइलम क्लेम नहीं कर सकता, वो अभी नहीं आया इनटू लेजिस्लेशन। सो मेरी एडवाइस आपसे यही होगी कि फ़ौरी तौर पर आप अपने दोस्त को बता दें कि आप असाइलम क्लेम कर लो। लेकिन जाने से पहले होम ऑफिस के पास मैं ये ज़रूर अर्ज़ कर दूं कि एक दफ़ा आप और आपके जो दोस्त हैं वो एक सॉलिसिटर के पास जाके मिल लें और सारी कहानी बता दें, और वो फिर आपको एडवाइस कर सकता है कि कौन कौन से एविडेंस भी आपको मंगवाने चाहिए इंडिया से, ताकि आप वो भी पेश कर सके और आपके केस में ज़्यादा से ज़्यादा जान हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कामरान सर। जी जी कामरान सर बोल रहे हैं। जी फरमाइए मेरे भाई। हाँ सर, मैंने काफी आपके प्रोग्राम देखता रहता हूँ, मैं लाइव ऑन भी काफी बीच में तो काफी दिनों बाद आए ना आज आप ना। जी जी हाँ, बहुत दिन बाद आया हूँ जी। अच्छा हाँ, मुझे सर, एक बात मैंने बताएं, काफी आपको शोज़ में क्या अच्छा लगता है? सर मुझे आपकी स्पीच अच्छी डायरेक्शन देता हूँ ना, जो सबसे नाइस है। मैं तो पूरा हैप्पी हो जाता सुन के आपकी पूरी में। मैं तो आपका 2020 से मैं देख रहा हूँ आपका प्रोग्राम सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और सर मैंने कई बार कॉल भी करी, फिर मैं एक मैडम उठाते हैं कॉल, वो कह रहे हैं सर अभी अवेलेबल है नहीं। अच्छा तो सर मैंने कई बार कॉल किया था आपको, लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई। आज Sorry. अभी मैं आपका लाइव प्रोग्राम देख रहा था सर अभी जी जी। तो मैं चल सर कॉल कर ले तो शायद उठा लें। नहीं अच्छा किया आपने कॉल की। जी फरमाइए मेरे भाई। सर मुझे एक्चुअली क्या सर, मैं 2017 में अक्टूबर में आया था सर यहाँ पे। ठीक है। मेरा बेटा है और मिसिजा तीन बच्चे, 3 मेंबर हमारे फैमिली के हैं। जी जी 3 फैमिली मेंबर हैं। जी जी। तो सर मेरा बेटा भी स्टडी कर रहा है 12th ईयर में। ठीक है, 17 साल का है, 18 साल का। ठीक है। तो सर मैं आपसे ये क्वेश्चन है सर, मेरा समझ चाहिए सर। मैं मिलूंगा अभी पेपर आपसे लुवाने मैं क्या सर, मेरा बेटा भी ना इस नवंबर में 18 का हो जाएगा। ठीक हो गया। और सर और जो 7 का प्रोसीजर है स्टडी का पता ही आपको। सॉरी बेटा 7 पढ़ जी जी 7 ईयर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी।
हाँ, तो सर मेरा बेटा भी नवंबर में 18 का हो जाएगा सर। अच्छा, और अभी तो आपको सर कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए अभी इस वक्त? सर इस अक्टूबर में मुझे 6 पूरे हो जाएंगे। और बच्चा आपका 18 साल का कब हो जाएगा? नवंबर में सर, इसी नवंबर में 23 में। फिर तो आप इस रूल तो का सर फ़ायदा नहीं उठा सकते ना। हाँ जी, तो सर वही तो उसी अभी बताएं आपके अजी मुझे ये बात बताएं, जब से आप आए हैं आपने कभी कोई एप्लीकेशन सबमिट किया होम ऑफिस में या नहीं? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक सर, कोई एप्लीकेशन दी मैंने अभी। और ना सर मैंने किसी राय ली, मैं सही बताऊं मैं आपको, मैं झूठ नहीं मारता आपसे। ठीक है, मैं तो मैंने जब भी देखा, मैं कहा सर कामरान से बात करूंगा, मैं आपके मुझे अच्छे लगते हैं सर, देखो आप सही राय देते हो, इसलिए मैंने नहीं मैं हमेशा यही कहता हूँ ना, इंटरनेट पे तो सब अच्छे लगते हैं। आपको पता है टिकटॉक पर आप जाएं और वहाँ वो हमारे टिकटॉक स्टार्स बैठे होते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं स्क्रीन पर, जी और उसको सब लोग गिफ्ट करते हैं। अब देखें, बेस्ट आप कौन से वीज़े पर आए थे यहाँ यूके में? सर मैं स्टडी वीजा पे आया, नहीं सॉरी विजिट वीजा पे आया था। ठीक है, देखिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, क्योंकि 7 ईयर रूल जो है वो तो आप मीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका बेटा जो हो जाएगा 18 का नवंबर में, और 1 साल आपको और वेट करना होगा, और वो तो फिर आपको वीज़ा नहीं देंगे। बेस्ट चीज़ ये होगी कि एक दफ़ा किसी सॉलिसिटर के पास, चाहे आप मेरे पास आना चाहते हैं, कि अपने करीबी सॉलिसिटर के पास जाके मिल लें, और वो फिर आपके लिए एक स्ट्रेटजी बना सकता है कि आपके लिए कौन सी एप्लीकेशन बेस्ट होगी। ठीक है मेरे भाई? नहीं सर, कामरान सर मैं आपके पास जाऊंगा, मुझे आप प्लीज एड्रेस बता दें, मैंने पेपर आपसे लुभाने हैं बस, क्यों मुझे आप इंटरेस्ट है, पूरा इंटरेस्ट है। ठीक है, मैं आपको ना एड्रेस देता हूँ थोड़ी देर में, फिर इस कॉल के बाद। ठीक है सर जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, थैंक यू आपके ट्रस्ट का। आप मेरे पर इतना ट्रस्ट करते हैं, एतबार करते हैं, मैं यकीन माने मैं आपका थैंक यू नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्यार मोहब्बत आप सब बहन भाई मुझे देते हैं, इसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। जो बहन भाई मुझे मिलना चाहते हैं, इट्स कैमरन एंड को सोलिसिटर्स, 139 क्रैनब्रुक रोड, इल्फर्ड, एसेक्स, IG1 4PU। इल्फर्ड स्टेशन के साथ हमारा ऑफिस है। अगर आप कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं या मुझे मिलना चाहते हैं इन पर्सन, आप कॉल कर सकते हैं हमें 07818 100 पर। 2 कॉलर्स और वेट कर रहे हैं, ये भी जल्दी से कॉल्स ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, लाइन थोड़ी सी क्लियर नहीं है, कोशिश करें प्लीज़। हेलो जी आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है, जी फरमाइए मेरे भाई। जी मैंने आपसे ये पूछना था, मुझे यहाँ पे ना 12 साल हो गए। ठीक है, तो ये जो है मैंने लास्ट टाइम मैंने एप्लीकेशन की थी प्राइवेट लाइफ के ऊपर ना। ठीक है, मैं यहाँ पे अकेला हूँ, यहाँ पे मेरा कोई नहीं है, मैं 12 साल पहले आया था स्टूडेंट से। तो लास्ट टाइम मैंने जो एप्लीकेशन की थी तो मेरे अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उनका एक लेटर आया था कि हम आपका कंसीडर कर रहे हैं। वो कब की बात है? उस लेटर को भी, हाँ जी, तो ये है कि आज ये जो महीना जो है ना, ये मेरा पूरा 1 साल हो गया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो हम क्या कर सकते हैं? ये जो लेटर आया था होम ऑफिस की तरफ से कि हम आपका एप्लीकेशन कंसीडर कर रहे हैं, ये कब उन्होंने भेजा था आपको? ये जब मैं फिंगर देने गया था ना उनको 2 महीने बाद। जी तो उस वक्त उन लोगों ने मुझे जो है ना, मतलब लिवरपूल ने मुझे लेटर पकड़ाया था कि हमें प्रूफ चाहिए 12 साल का। ठीक है, 12 साल का जो भी प्रूफ था मैंने उनको पेपर वर्क दे दिया, जो भी NHS बैंक के लेटर वेटर जो भी थे मैंने उनको दे दिए। लेकिन अब 1 साल हो गया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है कि अब क्या होगा? मैं काम की परमिशन उनसे मांग सकता हूँ? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। तो आप अच्छा, मेरे ख्याल में साल से ज़्यादा हो गया कि आप वेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में 1 माह और वेट कर लें, अगर जवाब नहीं आता आप फिर होम ऑफिस को लिख भी सकते हैं कि देखें ये मेरा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है, अभी तक जवाब नहीं आया, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट कर दिए थे, प्लीज़ मेरे एप्लीकेशन को एक्सपर्टाइट करें। दूसरा जो सवाल आपने पूछा कि अगर आप काम कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली नो। इवन इफ़ अगर आपका जो एप्लीकेशन है साल से ज़्यादा पेंडिंग है, क्योंकि आपने प्राइवेट लाइफ रूट पर अप्लाई किया है, इस पर आपको वो वर्क परमिशन नहीं देते। अगर आपने असाइलम का क्लेम किया होता और वो पेंडिंग था 1 साल से ज़्यादा, फिर आपको वो वर्क परमिशन दे देते। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे आखिरी कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान भाई कैसा है? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का मेरे भाई। जी फरमाइए। कामरान भाई, मैं
یورپین سے شادی کیا میں نے جو 2021 میں. تو جو میرا جو رشتہ ہے نا لائک ریلیشن بفور دا بریگزٹ اس سے پہلا ہے. ٹھیک ہے, بریگزٹ سے پہلا ہے. تو کووڈ کا وجہ سے ہمیں وہ ٹائم نہیں نہ ملتا تھا کہ ہم شادی رجسٹر کریں. جی جی ٹھیک ہے. تو ابھی بعد میں 2021 میں اگست میں نے رجسٹر, مجھے اپوائنٹمنٹ ملا ہے رجسٹر آفس سے, پھر میں نے رجسٹر کر دی. جی تو میں بتا رہا تھا میرے پھر 2-3 بار میرا کورٹ میں بھی گیا, ریفیوز ہوا کیس میرا. اچھا. تو ابھی پھر 2022 میں میرا سولیسٹر نے کیس ڈالا تھا. تو ابھی پھر اس کا وہ سال کے بعد جواب آیا کہ ہمیں ایویڈنس دے دو اور ایویڈنس دے دو. جب بلے شلے جو گھر کا 3 سال کا تقریباً بلے پڑے, 3 سال بھی پورے ہو گیا ہمارے. تو مجھے ایک بات بتائیں میرے بھائی, میں نے اس کو بھیج دیا ایویڈنس. ٹھیک ہے, مجھے ایک بات بتائیں میرے بھائی, آپ کب سے یو کے میں رہ رہے ہیں؟ میں 2017 سے آیا ہوں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. سو ابھی آپ نے جو مزید ایویڈنس انہوں نے مانگی ہے وہ آپ نے سبمٹ کر دی ہے اور ابھی آپ کی اپلیکیشن پینڈنگ ہے, صحیح بات ہے؟ جی میری اپلیکیشن پینڈنگ ہے. ٹھیک ہے, میں دیتا ہوں آپ کے سوال کا جواب. بہت شکریہ آپ کے کال کا. دیکھیں رولز اس چیز پر واضح ہیں کہ اگر آپ کی شادی ہوئی ہے 31 دسمبر 2020 کے بعد, پھر آپ کا جو اپلیکیشن ہے وہ EU سیٹلمنٹ اسکیم میں نہیں آتا. اب میں نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی 100 میں سے ایک کیس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی کبھی ہوم آفس تھوڑی سی ڈسکشن استعمال کر دیتی ہے, جو کیس ورکرز ان کو استعمال نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے, میں نے کیسز سنے ہیں جہاں لوگوں کو ویزا پھر بھی مل گیا. بٹ موسٹ لائکلی میرے خیال میں آپ کے اپلیکیشن کو وہ ریفیوز کر دیں گے, کیونکہ آپ کی جو شادی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے دسمبر 2020 کے بعد. جہاں آپ نے مجھے بتایا کہ کووڈ کی وجہ سے آپ اپنی شادی نہیں رجسٹر کر سکتے تھے کیونکہ کووڈ آ گیا, آپ نے شادی دسمبر 2020 کے بعد رجسٹر کی, آئی تھنک ان اگست 2021. ابھی ایک ریسنٹلی کیس آیا تھا, انفارچونیٹلی وہ ایک اچھا کیس نہیں ہے. وہاں جج نے یہ کلیئر کر دیا کہ اگر کووڈ کی وجہ سے آپ کو ڈیلے ہوا تھا, آپ شادی نہیں رجسٹر کر سکتے تھے, اس بیس پر آپ کو ویزا نہیں ملے گا. چاہے آپ کی یہ بیڈ لک ہے یا انفارچونیٹ سرکمسٹانسز آپ کے, پھر بھی رولز کلیئر ہیں. آپ کی شادی ہونی چاہیے تھی دسمبر 2020 سے پہلے. سو اب دیکھ لیں کہ کیا رزلٹ آتا ہے. اگر آپ کے اپلیکیشن کو وہ ریفیوز کر دیتے ہیں, میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ پلیز ایڈمن ریویو یا اپیل نہ کریں, اپنے سلسٹر سے بات کریں. شاید بیسٹ چیز آپ کے لیے یہ ہو کہ آپ ایک فریش اپلیکیشن فرام آؤٹ کنٹری کر دیں اور وہ آپ کے لیے بہتر ہو. بہت شکریہ آپ کے کال کا. ناظرین یہ تھا ہمارا آخری کال آج کے پروگرام کے لیے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. بہت دنوں بعد ہماری ملاقات ہوئی ہے. آپ سب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اس پروگرام کو لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں. اگر آپ مجھے ملنا چاہتے ہیں میرے آفس میں, اٹس کامران اینڈ کو سلسٹرز 139 کرامبک روڈ, الفرڈ, ایسیکس, IG1 4PU, 2 minute walk فرام الفرڈ اسٹیشن. اگر آپ مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. 2 نمبرز ہیں ہمارے پاس, 02071838888. اگر آپ بکنگ کرنا چاہتے ہیں کنسلٹیشن کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں ہماری ریسپشنسٹ کو, جس کا نمبر ہے 07818100100. آپ اس کو کال کر سکتے ہیں اور وہ آپ کی بکنگ کر دے گی. یا آپ آن لائن بھی جا سکتے ہیں اور وہاں بھی آپ آن لائن کنسلٹیشن بک کر سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری ملاقات ہوگی اگلے ہفتے اسی ٹائم 6:15 بجے, صرف یوٹیوب اور فیس بک پر. تھینک یو.